नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कैसा रहा बजट? ये सवाल हरियाणा के काफी लोगों के जहन में है। हालांकि जो लोग सरकार से जुड़े हैं वो तारीफ कर रहे हैं, जो विपक्ष के साथ जुड़े हैं वो सीधे तौर पर आलोचना कर रहे हैं। लेकिन बजट कैसा रहा, इसको लेकर हम विश्लेषण और चर्चा करने वाले हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने बतौर वित्त मंत्री अपना चौथा बजट पेश किया। तो 2024 पर भी कहीं ना कहीं फोकस किया गया। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। सीएम का दावा है कि बजट में लोगों के सुझाव को ध्यान में रखा गया, हर एक वर्ग का ध्यान रखा गया। तो बजट कैसा रहा, इसे लेकर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनवाते हैं कि बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आई हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल के जो एक विजन रखा है, उस विजन के हिसाब से ही हमने भी अपना बजट बनाया है कि आज समाज को किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारा भावी जो चित्र है, हम अपने प्रदेश को, देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो उस नाते से शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब तरह की बातों को ध्यान में रख करके बजट किया है। इस बजट में 25 साल की जो बाद आने वाला जो समय 2047 15 अगस्त, यानी जब अपने देश की आयु, हम अपने आप को देश मान लें तो हमारी आयु 100 साल की हो जाएगी। तो 100 साल देश की आज़ादी के बाद देश कैसा हो, इसकी नींव अभी से सभी प्रदेश और देश को रख रहा है। टाइम हो देखा, मैंने कहा मुख्यमंत्री को, बड़े हैं सूर्य बनाने के लिए, पसीना आ गया एक दिया बनाने के लिए। मतलब बजट दिया जिसमें 37% जो है कर्जा ले लिया, जो बजट में कर्जा लेंगे, और 31% जो है कर्जे का भुगतान करेंगे। तो हरियाणा के विकास के लिए क्या बचा है? कुछ भी नहीं। तो किस तरह से नहीं, कुछ भी देखा ना, हर साल यही होता है, हर साल यही होता है। हर साल ये कहते हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। कहाँ बन गए मेडिकल कॉलेज? तो सीएम को आपने सुना, नेता विपक्ष को आपने सुना। यूं तो देखिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं, लेकिन मुख्य तौर पर हमने सीएम को सुनाया कि सीएम किस तरह से तारीफ कर रहे हैं। सीएम का दावा है कि 2047 को जहन में रखकर हमने ये बजट तैयार किया है। तो दूसरी बार सीएम ने 2021-22 में जब बजट पेश किया, हम तुलना दरअसल करने जा रहे हैं। 1,83,53,000 करोड़ का बजट पेश किया गया, उसके बाद 1,77,000 करोड़ और अब 1,83,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। 21-22 में बढ़ोतरी 13% थी, उसके बाद 15.6% बढ़ोतरी, इस बार 11.6% बढ़ोतरी का दावा किया गया है। बजट की बड़ी बातें भी आप फटाफट देख लीजिए। हरियाणा का देश की जीडीपी में लगभग 3.86% का योगदान। कृषि के लिए 7,342 करोड़ का बजट रखा गया है। शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति के लिए 20,340 करोड़ का बजट। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास, औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए 1,663 करोड़ का बजट रखा गया है। गृह विभाग के लिए 6,826 करोड़ का बजट। विद्युत और गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए 7,201 करोड़ रुपए का बजट। सामाजिक न्याय और परंपरागत ऊर्जा के लिए 11,687 करोड़ रुपए का बजट। पंचायत और ग्रामीण विकास के लिए 4,225 करोड़ का बजट। परिवहन के लिए 4,131 करोड़ रुपए का बजट। शहरी विकास की बात करें तो 6,052 करोड़ का बजट। उद्योग वाणिज्य के लिए 1,386 करोड़ रुपए का बजट। सिंचाई और जल संसाधन के लिए 6598 करोड़ रुपए का बजट। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी के लिए 5,017 करोड़ रुपए का बजट। तो हम तुलनात्मक रूप से आपको दिखा रहे हैं कहां कितना बजट आवंटित किया गया है, तो कितना बजट रखा गया है, ये दरअसल हम आपको दिखा रहे हैं। ब्याज भुगतान के लिए 21,250 करोड़ रुपए और पेंशन के लिए जो कि बढ़ोतरी भी की गई है 13,000 करोड़ रुपए। तो बजट को लेकर चर्चा हम करने वाले हैं। सार्वजनिक ऋणों की चुनौती के लिए, चुकौती के लिए, दरअसल चुकाने के लिए भी बजट रखा गया है, वो आंकड़ा भी हमने आपको दिखाया। चलिए, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। हरियाणा बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस से मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही इनेलो प्रवक्ता संदीप गोयल जी के, डीडीपी का पक्ष रखने के लिए दीप कमल साहरण जी हमारे साथ जुड़े हैं और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादून जी चर्चा में हैं। अत्रे साहब, क्या सबसे बड़ी और सबसे अच्छी बात बजट की? देखिए, इस बजट में हर बात बड़ी अच्छी है। ये एक ऐसा बजट है पूरी तरह से कल्याणकारी, प्रदेश की जनता के हितों की देखभाल करने वाला। अगर आप इस बजट को ज्योति जी देखेंगे
पहली बार इस प्रदेश के अंदर किसी सरकार ने प्रदेश की जो कम आयु वर्ग की जनता है उसके स्वास्थ्य की चिंता की। देखिए, आयुष्मान योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना थी। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल में उसमें विस्तार किया। उसमें जो आय वर्ग में बढ़ोतरी करके लगभग 29 लाख परिवारों को उसमें शामिल कर लिया। लेकिन इस बजट के अंदर उस योजना का और विस्तार किया गया। मतलब जिन परिवारों की आय सालाना 3 लाख रुपए तक है, क्योंकि उसमें 1,80,000 था, इसमें जिनकी सालाना 3 लाख तक है, मतलब 1,80,000 से लेके 3 लाख के बीच के आय वर्ग के जो परिवार है उनको जो 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा या यूं कहिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, उसमें 50% हरियाणा सरकार वहन करेगी। हरियाणा के बहुत बड़े वर्ग को इस योजना से लाभ होगा। हरियाणा के बहुत बड़े वर्ग को इस योजना से अपनी जो स्वास्थ्य की चिंता है उससे मुक्ति मिलेगी। पहली बार हरियाणा प्रदेश में किसी ने इस विषय में सोचा है। दूसरा, बुढ़ापा पेंशन इस बजट के अंदर बढ़ाई गई, 2750 कर दी। साथ साथ उसमें भी आय वर्ग में वृद्धि कर दी, क्योंकि पहले जो बुढ़ापा पेंशन थी उसके अंदर 2 लाख रुपए आय की सीमा थी। इस बजट में उसको 3 लाख कर दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितने और ऐसे बुजुर्ग इस योजना में शामिल हो जाएंगे आय वर्ग में बढ़ोतरी करके। इसके अलावा जो रेडी फड़ी वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, मजदूर हैं, उन लोगों को जीवन बीमा देना। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये नहीं कि केवल अगर किसी 1,80,000 आय वाले वर्ग में अगर 6 साल तक के बच्चे की भी किसी हादसे में जान चली जाती है तो 1 लाख रुपया हरियाणा सरकार उसको देगी। इसकी आय की कैटेगरी बना दी है। 6 वर्ष तक 1 लाख, 6 से 18 तक 2 लाख, 18 से 25 तक 3 लाख, 25 से 40 तक 5 लाख। पहली बार हरियाणा में किसी सरकार ने इस बात की चिंता की है। इसके अलावा हरियाणा के अंदर सड़कों का जाल हो, हाईवे, बाईपास, पुल बने, इसके लिए प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात, देखिए, मैं सुन रहा था हुड्डा साहब को, हुड्डा साहब ने बड़ा अजीब तर्क दिया कि इस बजट में हरियाणा का विकास नहीं है। स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस की सोच है। कांग्रेस को हरियाणा का विकास तब तक नहीं लगेगा जब तक कांग्रेस के नेताओं का अपना विकास ना हो जाए। अच्छा। अरे भाई, जब आप सत्ता में थे, विकास के लिए जो पैसा प्रयोग होता है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, आपने आखिरी बजट पेश किया तो मात्र 4,550 करोड़ रुपए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा। जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, अगले साल बजट पेश होता है, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनके टाइम में 4,550 करोड़, वो 20,158 करोड़ हो जाता है। मतलब 5 गुने के लगभग। ऐसा क्या चमत्कार होता है? स्वाभाविक है कि आर्थिक प्रबंधन अच्छा होता है, प्रदेश की जनता के पैसे को प्रदेश के हित में योजनाबद्ध तरीके से खर्च किया गया, तभी कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना बढ़ गया। जैसे कि इसके अंदर भी बाकायदा बताया गया, जब डीबीटी हरियाणा में शुरू हुआ, किस तरह से लगभग 36 लाख ऐसे पात्र डीबीटी या सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे जो थे ही नहीं। लगभग 1132 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार का बचा। इससे पता लगता है हुड्डा साहब इसलिए परेशान है, कांग्रेस की इसलिए परेशान है, क्योंकि लगातार हरियाणा प्रदेश, चलिए कांग्रेस से सवाल हम कर लेंगे अत्री साहब, बढ़ रही है। तो इस वजह से इस तरह के तर्क देना कि इसमें तो हरियाणा का विकास ही नहीं है, आप बजट पढ़ लेते। खटाना जी, हरियाणा के हर वर्ग की इस बजट के अंदर चिंता की गई है। ठीक है सर। खटाना जी, हुड्डा साहब को कुछ भी अच्छा नजर नहीं आया बजट में। बजट भाषण सुनते हैं और उसके ठीक बाद प्रतिक्रिया देते हैं कि बजट में कुछ भी नहीं है। और जब सीएम ये कह रहे हैं कि अंत्योदय का ध्यान रखा गया, कि हर एक अंत्योदय परिवार के लिए बजट समर्पित है, तो कोई सिंगल बात ऐसी नहीं लगी कि अच्छा किया सरकार ने या सीएम ने? ज्योति जी, बजट में मेरे भाई बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं कि बजट में ये है, बजट में वो है। मेरे को मेरे भाई एक चीज बता दें जिसके बजट में बेरोजगारों के लिए कुछ हो, जिस बजट में किसानों के लिए कुछ हो, जिस बजट में मध्यम वर्गीयों के लिए कुछ हो। नहीं, मैं शुरुआत में ही आपको टोक रही हूँ, बेरोजगारों के लिए तो भर्तियों का ऐलान किया गया है। 65,000 ग्रुप सी और डी में सीटी के जरिए भर्तियां निकाली जाएंगी। 65,000 से अधिक नौकरियों की बात हुई है। तो आप ये बताएं कि क्या ये नहीं हुआ है, या फिर आपने सुना और पढ़ा नहीं है? 8 साल में ऊंट के मुंह में जीने के समान है। अच्छा, और वो भर्तियां 65,000 नौकरियां।
आज से पहले जो भर्तियां हुई, अभी जो भर्तियां हुई उसमें देखिए कि कितने लोग हरियाणा के लगे और कितने लोग बाहर के लगे हैं। 112 समथिंग की भर्ती थी, जिसमें से 100 लोग बाहर के लगे थे, हरियाणा स्टेट के बाहर के लोग लगे। तो हरियाणा में जहां ये बीजेपी की सरकार 73% आरक्षण की बात कर रही थी, इनके झूठ के पोल खुल गए। दूसरी जो 65,000 भर्तियों की बात आप कर रहे हैं, जो मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं, नहीं, आप फिर ये तो ना कहें ना कि भर्तियां नहीं निकाली गई। पहले आप कहते हैं भर्तियां नहीं निकाली गई, जब हम आंकड़ा बताते हैं आप कहते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा के। फिर आपको ये लगता है कि ऊँट के मुंह में जीरा तो नहीं है, अब ये नंबर जो कि काफी बढ़ा के फिर आप कहते हैं बाहर के लोगों को नौकरी दी जाती है। ज्योति जी, आज से पहले भी भर्तियां हुई हैं। जिस तरीके से भर्ती घोटाले हो रहे हैं, जिस तरीके से पर्चे लीक हो रहे हैं, जिस तरीके से इंटरव्यू के बाद भी कैंसिलेशन हो रही है, वो सब आपके सामने है। एचएसएससी बोर्ड के चेयरमैन जिस तरीके से संयुक्त पाए जाते हैं, तो इन भर्तियों से हम क्या उम्मीद की है कि वो भर्तियां पूरी हो पाएंगी? क्या ये चयन प्रक्रिया ये सरकार पूरी कर पाएगी? क्या सरकार ये आश्वासन दे सकती है? और सरकार जो ऐलान कर रही है, तो दीदी सरकार तो ऐलान की सरकार है। जिस दिन से 2014 से प्रदेश में और देश में सरकार आई है, ऐलान तो कर रही है। चाहे 15 लाख हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे बुलेट ट्रेन की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, चाहे स्मार्ट गांव की बात हो, ऐलान की सरकार है। ऐलान करने में क्या जा रहा है? सरकार जिस दिन से आई है सिर्फ ऐलान कर रही है। अगर सरकार ने इस देश में कुछ करा है तो वो आपके सामने है। या तो गब्बर सिंह टैक्स लगाए, या किसी काले कानून लगे, अच्छा, या फिर जो भर्तियां, जो फौज की जो भर्तियां हैं, उनको जिस तरीके से ठेकेदारी पे 4 साल की जो अग्निवीर लाए हैं, ये आपके सामने है। तो हरियाणा में जो ये लोग बजट पेश कर रहे हैं, ये सबके सामने है। ऐसी इस बजट में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे किसी आदमी को आराम मिला हो, किसी आदमी को ऐसी कोई चीज मिली हो जिससे उसका जीवन यापन करने में, या उसको टैक्स बचाने में, या उसको कोई आर्थिक मदद मिली हो। और जहां तक सरकार के ऐलान की बात है, तो ये ऐलान की सरकार है। इसमें आज सिर्फ ऐलान की सरकार है और ही करेगी। ठीक है, कुछ भी नहीं है बजट में, आपने एक बार फिर से कह दिया के। अत्रे जी, दूसरे प्रवक्ताओं को भी हम जोड़ेंगे। बहुत छोटा कमेंट आपका, बहुत जल्दी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐलान की सरकार ये बता रहे हैं तो ठीक है, सुन लीजिए। हमने ये ऐलान किया कि इस फाइनेंशियल ईयर में हम 65,000 जो है भर्तियां निकालेंगे। हमने ये ऐलान किया कि 2 लाख युवाओं को हम कौशल प्रशिक्षण देंगे, उसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया। हमने युवाओं के स्टार्टअप्स के लिए बाकायदा एक वेंचर कैपिटल फंड की स्थापना कर दी, जिसमें 200 करोड़ रुपए का कोष स्थापित कर दिया। हमने मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप एक योजना शुरू कर दी, जिससे कि युवा अपना कारोबार कर सके, अपना रोजगार कर सके। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब सरकार युवाओं के लिए इतने काम कर रही है और वो ऐलान के साथ कर रही है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा, हम बिल्कुल ऐलान के साथ कर रहे हैं। इसके साथ साथ देखिए, मैं जिसका पहले भी जिक्र कर रहा था कि हमारे प्रदेश की जनता की चिंता, सरकार ने बाकायदा 6 आयु वर्ग की कैटेगरी बनाई है, 4 विभागों की ये जिम्मेवारी लगाई कि वो घर घर जाकर उस आयु वर्ग के जो घर के सदस्य हैं उनसे बातचीत करेंगे। अगर किसी की रोजगार की चिंता है तो उसका समाधान सरकार करेगी, किसकी स्वास्थ्य की चिंता है तो उसके लिए सरकार। तो इस तरह से सरकार चिंता कर रही है प्रदेश की जनता की। कहते बजट में कुछ नहीं है, हम समझ सकते हैं इनकी मानसिकता किस तरह की। लेकिन हम ऐलानिया कह रहे हैं कि हमने इस बजट के अंदर ऐसा ऐतिहासिक बजट है। पहली चीज, प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई, प्रदेश की जीएसडीपी बढ़ गई। आज स्थिति ये है कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगभग बजट का 31% खर्च कर रहे हैं और ऐलानिया खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम जो कर रहे हैं प्रदेश की जनता के हित में कर रहे हैं और प्रदेश के जेजेपी को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे। दीप कमल जी, यूं तो देखिए पूरे ही प्रदेश का बजट है, गठबंधन की सरकार का बजट है, लेकिन जो जो विभाग आप लोगों के पास थे, जेजेपी के कोटे में हैं, उनमें आपको क्या लगता है कि कोई बहुत अच्छा फैसला, बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी घोषणा हो? देखिए, सभी विभागों में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही सूझबूझ के साथ और जिम्मेदारी के साथ बजट के अंदर विभाजन किया है बजट का। और उन्होंने आखिर में सबसे आखिर में एक बात कही कि हमें राज्य के आर्थिक संसाधनों के प्रति जिम्मेदार होना पड़ेगा, ताकि हम भविष्य के लिए कोई कर्जा या कोई उनके लिए बोझ ना छोड़े। इसका अर्थ ये है कि लोक लुभावन बातें जो होती हैं या फिर राजनीतिक फायदे के लिए कुछ कदम उठाए जाएं, ऐसा कुछ राज्यों में चलन चला है, उस तरीके की चीजें करके हम अपने भविष्य को और दिक्कत में ना डालें और एक जिम्मेदार सरकार के तौर पर और जिम्मेदार प्रदेश के तौर पर आगे बढ़े। वो रूपरेखा मुझे इसमें दिखती है। जैसे कि अभी प्रवीण अत्रे जी बता रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो कि मूल है, आने वाले वक्त में जो युवा रोजगार ले सकते हैं उनकी, वो तभी ले सकते हैं जब अच्छी स्किल हो,
उसके लिए 250 करोड़ रुपए का विशेष प्रोविजन किया गया है, जिसके जरिए 2 लाख लोगों की स्किल डेवलपमेंट का लक्ष्य है, जो एक अच्छी बात है हमारे लिए। और एक नई चीज, जैसे हम एक टीवी पर देखते हैं शार्क टैंक करके एक प्रोग्राम आता है, जिसमें कुछ लोग अपना आइडिया लेकर आते हैं स्टार्टअप के लिए, और उसमें जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जो इन्वेस्टर हैं वो फिर अपना शेयर उसके अंदर रख के उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़ रुपया उनको देते हैं कि आप इस काम को बढ़ाइए। वो काम हरियाणा में राज्य की सरकार करने जा रही है हरियाणा के युवाओं के लिए। उसके लिए 200 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने रखे हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है वेंचर कैपिटल फंड, जिसके जरिए हरियाणा के युवा अपना कोई आइडिया स्टार्टअप करने के लिए राज्य सरकार से शेयर करेंगे और राज्य सरकार उसमें अपनी हिस्सेदारी डालकर उन युवाओं के प्रोजेक्ट को फंड करेगी। ये एक यूनिक काम है। एक चीज जो मेरे ख्याल से किसी राज्य में नहीं है और कोई उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा है, वो ये है कि जो विदेश में युवा जाना चाहते हैं उसके लिए आईलेट्स या फिर जो फॉरेन लैंग्वेज टेस्ट के जो चीजें होती हैं, उसको राज्य सरकार ने 6 लाख आय वर्ग तक के परिवारों के युवाओं के लिए मुफ्त कर दिया है। यानी उसकी आईलेट्स की जो फीस होगी वो हरियाणा सरकार भरेगी, जो कि अच्छी खासी होती है। एक बार एग्जाम देने के लगभग 15,000 रुपए लग जाते हैं, वो राज्य सरकार देगी। विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी गुड़गांव में 5,000 युवाओं की स्किल डेवलपमेंट और 50 सरकारी स्कूल और पॉलिटेक्निक में स्किल सेंटर, यानी हर जिले में अब एक स्किल डेवलपमेंट का सेंटर होगा। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अडॉप्ट करने के लिए 500 युवाओं को ड्रोन टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाएगी खेती के लिए। यानी हरियाणा के खेतों पर आने वाले समय में ड्रोन उड़ेंगे और वो कीटनाशक और दवाइयों का छिड़काव करेंगे। फायर ट्रेनिंग का पूरे देश में एक इंस्टीट्यूट है नागपुर में, दूसरा इंस्टीट्यूट हरियाणा में होगा और जींद में होगा। यह आज के बजट में लिखा गया है। ये एक नई पहल है, नई डेवलपमेंट है। गांवों के लिए, पशुपालकों के लिए एक यूनिक योजना मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं कि जो गांव की खाली पड़ी जमीन है या पैक्स जो बैंक होते हैं उनकी जो कहीं जमीन है, वहां पर पशुओं के लिए सार्वजनिक शेड बनाए जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि गांव के बाहर कोई मैदान होता है, वहां पर कई कई घंटे तक पशुपालक अपने पशुओं को लेकर बड़ी धुंध के अंदर या बहुत गर्मी के अंदर बैठ सकते हैं, उसका एक विकल्प होगा और पशुओं के लिए वहां पर शेड बनेंगे। इस तरीके की चीजें अलग अलग है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए है कि 10 शहरों में इंडस्ट्रीज के सेक्टर बनेंगे, जो जैसे एचएसवीपी के सेक्टर होते हैं या कुछ शहरों में इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होते हैं, लेकिन वो आमतौर पर अब तक पंचकुला, गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत ऐसे शहरों में रहे हैं, पानीपत में है जैसे। लेकिन 10 नए शहर जहां पर अब तक कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, वहां पर सरकार इस साल में इंडस्ट्रियल सेक्टर खोलेगी। 5,000 किलोमीटर सड़कों के लिए मरम्मत का इंतजाम बजट में कर दिया गया है। काफी सारी बातें आपने बता दी। मैं हमारे डिपार्टमेंट का, जैसे आपने पूछा, 14 शहरों में बाईपास बन रहे हैं, 36 जो है वो रेलवे ओवरब्रिज या अंडरब्रिज बनने वाले हैं। ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही दरियादिली रखते हुए सभी चीजों को इसको बजट में जगह दी है और उनके लिए बजट का प्रोविजन किया। ठीक है संदीप गोयल जी, आंकड़ों पर अगर जाएं तो लगभग हर एक सेक्टर का बजट बढ़ाया गया के हर एक वर्ग को साधने का प्रयास भी है। इनेलो कैसे देख रही बजट को? ज्योति जी, मैं ये देख रहा था जिस प्रकार आज बजट प्रस्तुत हुआ और उसके बाद में बजट के ऊपर इस प्रकार से प्रस्तुतिकरण आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से बीजेपी और जेजेपी की प्रवक्ता साथियों ने किया, तो मुझे लगता है शायद देखने वाले हर हरियाणवी को लगा होगा शायद स्वर्ग उतर के हरियाणा में आ गया हो। इस प्रकार की बातें की गई हैं जैसे हरियाणा के अंदर एक स्वर्ग जैसी फीलिंग हो रही है। हर मद के अंदर हमने बजट को बढ़ा दिया, लोग लुभावनी बातें करना, और जो इन्होंने कहा मेरे भाई प्रवीण अत्रेजी ने कि एलानिया सरकार, मैं 2 मिनट थोड़ी एक्स्ट्रा लूंगा, मैं उत्तर दूंगा एक हर बात का। इन्होंने कहा कि हमने हर उसमें बजट बढ़ा दिया। ज्योति जी, अगर मेरे साथी भाइयों के पास 2023 और 2024 का अगर बजट पड़ा है तो इनसे मैं टीवी चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, आपका एजुकेशन के हेड में आ जाओ, आपके स्पोर्ट्स के हेड में आ जाओ, आर्ट एंड कल्चर के हेड में आ जाओ। आप लोगों ने 2022-23 के अंदर बजट की एलोकेशन रखी थी 20,445 करोड़ और मौजूदा बजट 70 के अंदर रखी आपने 20,339 करोड़। 106 करोड़ रुपए तो आपने यहीं घटा दिए। और जो एजुकेशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, शिक्षा बहुत बुनियादी जरूरत है, उस हेड में आपने घटा दिया। खेल जो बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है उसमें आपने घटा दिया। अब मैं ज्योति जी एक और बताऊंगा, हेल्थ। मेरे प्रवीण अत्रे भाई साहब बड़े हेल्थ के बारे में बड़ी तारीफ कर रहे थे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं इनको कहूंगा कि एक बार गौर फरमाए। हेल्थ सीरियल नंबर 5, हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, फैमिली वेलफेयर, आयुष,
फूड एंड ड्रग्स, सॉरी मैं इसके लिए सोशल जस्टिस पे जाऊंगा। सोशल जस्टिस वाले हेड में पिछली बार इन्होंने 13,050 करोड़ का इन्होंने रखा था, जो मौजूदा समय में 12,570, मतलब लगभग 500 करोड़ रुपए तो ये सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड कास्ट के लिए ये जो मद था उसमें कटौती कर दी। ये कह रहे हैं हमने हर हेड में बढ़ा दिया, हर उसमें सबको बढ़ा के बजट के अंदर दिया। तीसरी चीज में आऊंगा विकास की बात। आप शहरी विकास की बात करें, 11 नंबर पॉइंट है परवीन अत्रे जी, गौर फरमाना अर्बन डेवलपमेंट टाउन प्लानिंग का। आपका पिछली बार का 8,468 करोड़ का बजट शहरों के लिए विकास के लिए आपने रखा था पिछली बारी। आज अब की बारी आपने रखा 6,051 करोड़, 20% आपने कटौती की है पिछली बार से। ये मैं कुछ बातें आपको बताई हैं, जिस अदरवाइज तो और भी बहुत हैं जिसमें आपने घटा दिया। टीवी चैनल पर तो बखान इस प्रकार कर दिया जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। बात आई ऐलानिया सरकार की। ज्योति जी एक पॉइंट और रखूंगा, सरकार घोषणाएं जरूर करती है और घोषणाओं को जमीनी हकीकत देने में विफल रहती है। एक रिकॉर्ड की बात है, सरकार की घोषणाएं कभी कामयाब नहीं हुई। अगर आप 2020 और 21 की बजट की उसकी बात करें, सच्चाई 20 और 21 के अंदर कृषि क्षेत्र के अंदर इन्होंने बजट अनुमान किया था, उसको वास्तविक तौर पर खर्च किया है 49% की कमी आई थी सरकार के कार्य के अंदर। फिर आप सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में आ जाओ, उसमें 41% इन्होंने कम खर्च किया। शहरी विकास में 36% कम किया। शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति में 28% कम किया। इसके साथ साथ परिवहन, ग्रामीण विकास, सड़क, पुल, ये 14 हेड हैं। हर हेड के अंदर इन्होंने कम खर्च किया। बजट को प्रस्तुत बड़ा अच्छे तरीके से किया जाता है, परंतु उसको इम्प्लीमेंट करने में सरकार अपने हाथ वैसे ही खींच लेती है। आज आप देखेंगे 35,220 करोड़ का कर्जा इन्होंने अदायगी करनी है। मतलब हमारा बजट है 1,83,000 करोड़ लगभग, और उसका 20% तो हमें कर्जा देने में चला जाएगा। वो इस चीज को भी आपके टीवी के सामने नहीं मानेंगे कि 3 लाख करोड़ का कर्जा आज प्रदेश के ऊपर हो गया है। हर हरियाणवी नागरिक और पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर लगभग 1.25 लाख के करीब कर्जा आज के दिन प्रदेश का हो जाएगा, केंद्र का अलग। चलिए, मैंने सभी की ओपनिंग स्टेटमेंट ली। राजेंद्र जी, सरकार एक चीज और, ज्योति जी मैं एक चीज और लूंगा। ज्योति जी एक पॉइंट मैं रखना भूल गया। जो इन्होंने कहा कि वृद्धा पेंशन, जो जेजेपी कहती थी 5100 रुपए हम प्रति माह देंगे, इन्होंने 2750 कर दिया। मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहूंगा, पिछले एक साल की वृद्धि क्यों खा गए? जो हमारे 29 लाख पेंशनर थे उनका 250 रुपए प्रति माह का नुकसान, हर एक नागरिक का 3,000 रुपए एक साल के अंदर इन्होंने 29 लाख लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मैं आप ये पूछना चाहता हूँ इनसे। चलिए, इस बात का भी हम जवाब लेंगे। जादौन साहब, सरकार तारीफ ही करती है और विपक्ष केवल आलोचना करता है, लेकिन आप कैसे समझ रहे हैं इस बजट को? क्योंकि देखिए, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई गई है, हर एक वर्ग का ध्यान रखने का प्रयास किया गया है। हाँ, ये तो है। देखिए, एलोकेशन तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि पिछली डिबेट में भी हमने ये मुद्दा उठाया था कि ये जो एलोकेशन आप दिखाते हैं, इतना पूरा खर्च होता है कि नहीं होता? ये तो बात आती रही है कि अभी पिछला बजट जो 1,77,000 करोड़ का था, उसमें भी कुछ न कुछ जो बाकी रह गया है, पूरा खर्च होता नहीं। तो ये जो है एक तरह की तस्वीर बनाई जाती है और उसमें रंग भर दिए जाते हैं, तो लोगों को देखने में बहुत स्वाद लगता है। जो कुछ भी आवंटन है तो हम तो उसके लिए अच्छा ही कहेंगे कि भाई शिक्षा को समर्पित है, 20,000 करोड़ से ऊपर का है एलोकेशन, सबसे ज्यादा एजुकेशन को गया है, ये है। लेकिन एक छोटे कैनवास की तस्वीर है, क्योंकि ये भी बात आती रही है कि शिक्षा पर जो है जीएसडीपी का 6% होना चाहिए, और ये तो बता रहे हैं कि ये जो एलोकेशन है ये 2% के आसपास ही। तो सवाल ये है कि आप अपने कैनवास को बढ़ाइए। कैनवास को बढ़ाने से वे प्रदेश के विकास की गति बढ़ेगी, और जो आप दिखा रहे हैं वो पूरा खर्च होना चाहिए। कितना बाकी रह जाता है उसकी रिपोर्ट भी आनी चाहिए। तो सवाल ये है कि अब ये जो हम डिबेट कर रहे हैं, बजट प्रस्ताव आगे, ये तो प्रस्ताव ही है, लेकिन ये धरातल पर किस तरह से उतरते हैं ये भी देखने की बात है। बाकी तो तस्वीर ठीक है, हम ये भी नहीं कह सकते कि साहब ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। जो कुछ भी एलोकेशन दिखाए जा रहे हैं वो ठीक ठाक है, और वो आपका छोटा सा कैनवास है, उस पर आप इतना ही कर सकते थे। फिर आप जीएसडीपी के 2% पर जा नहीं सकते। आप कर्ज लेके सरकार चला रहे हैं, कर्ज लेके काम कर रहे हैं। तो सवाल है कि अब ये कैसे कहा जा सकता है कि आप इसमें बढ़ा दीजिए और इसमें घटा दीजिए। और सवाल ये भी है कि पिछले बजट से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है। 1,77,000 करोड़ से ये 1,83,000 करोड़ और समथिंग हुआ है। तो कितना बढ़ा? 6-7 हजार करोड़ ही बढ़ा है।
और पिछली बार जब वो पिछली सरकार थी और कैप्टन अभिमन्यु थे उस वक्त वित्त मंत्री, तब उन्होंने एक बजट पेश किया था 1,10,000 करोड़ का। तो हमने सवाल उठाया था कि 10,000 करोड़ तो इन्फ्लेशन नहीं चला गया, तो हमने बताया बढ़ाया क्या है बजट में। तो ये तो देखने की बात है। बाकी तो ठीक है, प्लान ठीक है, आप इसके लिए करना चाह रहे हैं, आपने गौ सेवा आयोग का 40 से 400 करोड़ कर दिया, तो ठीक है कि गोधन के लिए होगा। ग्रामीण विकास की बातें भी है, शहरी विकास के लिए भी है कि आप सोनीपत में मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी बनाएंगे और सीवरेज और दूसरे सड़कों पर काम होगा, तो तमाम ठीक है। और अनुसूचित जाति के धनियों को जमीन में 20% की छूट मिलेगी, ये भी ठीक है। तो सवाल ये है कि ये तो तस्वीर ठीक लग रही है, लेकिन तस्वीर ये उतरनी चाहिए ना। बिल्कुल, देखिए इम्प्लीमेंट हो, इस पर भी वाकई किसी भी सरकार को ही सुनिश्चित करने की जरूरत होती है। प्रवीण अत्री जी, हरीश हरियाणवी को जो सबसे पहले समझ आया वो ये कि बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी गई, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि नाकाफी है। देखिए, ऐसा बुढ़ापा पेंशन बढ़ा दी गई, उसके साथ साथ बुढ़ापा पेंशन में जो आय की कंडीशन होती, मतलब जिसकी आय 2 लाख रुपए सालाना से कम होगी वो बुढ़ापा पेंशन के पात्र होंगे। हमने बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, साथ में आय की शर्त को भी बढ़ा दी। मतलब अब जिनकी आय 3 लाख होगी वो बुढ़ापा पेंशन के पात्र हो जाएंगे। तो 1 लाख का जो ये गैप आया है, इससे बहुत से बुजुर्ग इस योजना में और शामिल हो जाएंगे। ये उसी तरह से जिसका मैं पहले जिक्र कर रहा था, जैसे हरियाणा सरकार ने आयुष्मान योजना को उसका विस्तार करके चिरायु योजना की घोषणा की थी, जिसके अंदर पहले 1,20,000 केंद्र की जो शर्त थी, हरियाणा सरकार ने उसको 81 किया और बाद में उसको 2 लाख किया। तो इस तरह से विस्तार किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस योजना का लाभ मिले। हम जो बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई है वो एक बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि उसका विस्तार करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें शामिल करना, हमें इसको इस दृष्टि से भी देखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, देखिए अभी एक बात कही थी जादौन जी ने कि 1,70,000 का बजट था, बिल्कुल है। पहले हमें समझना ये पड़ेगा कि बजट होता क्या है। देखिए, बजट जो है एक तरह का एक खाका, आपका एक आप अनुमान दे देते हैं, पहले एक अपनी प्रपोजल दे देते हैं या आपकी एक एक्सपेक्टेशन होती है 1 साल पहले पूरे साल का वेरवा कि मेरे पास इस साल में ये पैसा आएगा और इसको मैं कहाँ कहाँ खर्चूंगा। साधारण भाषा में अगर हम बात करते हैं कि मेरी इनकम कितनी होगी और इसको मैं किस मद में कितने कितने पैसे खर्चूंगा, इस तरह का जब हम एक वेरवा बनाते हैं वो हमारा बजट है, मतलब आपकी आमदन और आपके खर्चे। अब जब साल के अंत के अंदर वो रिवाइज होता है, जब हम इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट तैयार होती है तो एक रिवाइज होता है बजट कि हमने जो प्रोविजन किए थे क्या वो उसी तरह से हुए। मतलब हमने 1,70 का बजट तैयार किया था, क्या वो वाकई 1,70 के अंदर काम हुआ। तो पता लगा कि वो 1,70 का जो बजट था वो 1,64,000 के लगभग वो बजट रहा आफ्टर रिवीजन। तो हमें ये कहा, और ये हर साल होता है, क्योंकि आप अब जैसे अभी संदीप जी एक बात कर रहे थे कि आपने फला मद के अंदर प्रोविजन जो किया पहले से कम किया। मैं इस बात को एक उदाहरण देकर समझाऊंगा क्योंकि वो उदाहरण ही बड़ा महत्वपूर्ण। जब केंद्र के अंदर बजट पेश हुआ तो उस वक्त कांग्रेसी मित्रों ने एक ऐतराज किया, राहुल जी को ऐतराज कर रहे थे, प्रवक्ता ने भी लगातार किया कि मनरेगा के अंदर केंद्र सरकार ने एलोकेशन कम कर दी। अब उनको ये बात समझ नहीं आई कि ये जो हुआ है इसका कारण क्या है, क्योंकि या उनको समझ आ रही होगी तो वो बताना नहीं चाहते। देखिए, मनरेगा एक ऐसी योजना थी, हम सभी जानते हैं, आपातकालीन आज कह लीजिए कि आपके पास अगर रोजगार के संसाधन नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कम से कम इस तरह की एक योजना आ जाए जिसमें लोगों को काम करके अपना जीवन यापन कर। जब इस सरकार ने देश की सरकार को संभाला तो ग्रामीण क्षेत्र के विकास में विशेष ध्यान दिया। नतीजा ये हुआ कि रोजगार के नए नए साधनों का सृजन हुआ, लोगों के पास बेहतर ऑप्शन आ गए, ज्यादा आमदन के ऑप्शन आ गए, तो मनरेगा में काम करना कम कर दिया। अच्छा, मनरेगा में काम करना कम हो जाएगा तो स्वाभाविक है जब आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे तो उनका बजट कम कर दोगे कि भाई इसमें खर्च ही नहीं हो रहा क्योंकि लोग इसमें काम ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इस बात को इस तरह समझना पड़ेगा। आप लकीर के देखिए, आप सीधा सा एक राजनीतिक भाषण दे देते हैं कि साहब आपने तो इस बजट में कुछ दिया ही नहीं है। अब जैसे कर्ज की बात आती है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं छोटा सा उदाहरण यहाँ पे दे दूंगा। अब ये संदीप जी एक बात कर रहे थे बजट के बारे में। देखिए, जब हम बजट के बाद बात करते हैं तो संदीप जी को ये भी देखना चाहिए कि जिस वक्त 2003-04 का बजट पेश किया था चौटाला साहब ने, वो कितने पैसे का बजट था। अगर हम इन्फ्लेशन को बीच में जोड़ लेते हैं, एवोल्यूशन ऑफ मनी को भी बीच में जोड़ लेते हैं, तो 80 गुना का अंतर तो नहीं आना चाहिए। तो क्या वजह है कि आज बजट हमारा लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा चला गया। इतना बड़ा अंतर कैसे आया? कहीं ना कहीं आर्थिक प्रबंधन की वजह से आया होगा।
दूसरी बात कि जब आप बजट पेश कर रहे हैं तो आप विकास के बारे में क्या सोच रहे हैं? आप अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे डिक्लाइन कर रहे हैं? मैं उत्तर देना चाहूंगा जो एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे विकास के लिए खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्च होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो संसाधन क्रिएट होते हैं तो हमारी आमदनी बढ़ती है। ठीक है अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब बजट पेश कर रहे थे, चलिए मैं एक तो बार उन्होंने बुढ़ापा पेंशन को लेकर जी 4,400 रुपए का, ठीक है जेजेपी से भी मैं प्रश्न करना चाहूंगी। जी 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 कर लीजिए। दीप कमल जी, 250 रुपए देखिए कम अमाउंट नहीं है, ये ऐसा नहीं कि कम बढ़ोतरी है, लेकिन जिन लोगों को आप लोगों ने 5100 रुपए का सपना दिखाया और अब चूंकि कह सकते हैं कि चुनाव करीब है तो इन बातों को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है कि सरकार जब पार्टी चुनाव में जाएगी उससे पहले 5100 रुपए कर दिए जाएंगे, तो केवल 250 रुपए की बढ़ोतरी? नहीं, देखिए ये तो प्रचार है। जो हमारे शुभचिंतक हैं वो लोग ये प्रचार करते हैं कि इन्होंने 5100 रुपए पेंशन का वादा किया था और वो घोषणाएं थी आपकी की नहीं किया। वो पूरी बात नहीं बताते हैं कि हमने वादा किया था जननायक जनता पार्टी की सरकार बनने पर हम बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन करेंगे, उनकी पेंशन इतनी बढ़ाएंगे। जननायक जनता पार्टी की सरकार अकेली की नहीं बनी, अकेली पार्टी की भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन की सरकार प्रदेश में है। और जब दो दलों की सरकार हो तो दोनों दलों की तरफ से सहमत होकर जो एक निर्णय हो सकता है वही होगा। अगर हमारी पार्टी की अकेली सरकार होती, हमारे मुख्यमंत्री होते और हमारे ही सभी विधायक सरकार चला रहे होते तो लोगों को इस बात की पक्का पता है और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। तो अब ये अब जो आप प्रवीण अत्रे जी भी बैठे हैं, अब जो ये 5100 पर नहीं पहुंच पा रही है पेंशन, तो आप बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं इसके लिए? इसका समाधान यहाँ टीवी डिबेट में और टीवी चर्चा में नहीं है ना। नहीं, समाधान तो नहीं, लेकिन चर्चा तो हो सकती है ना। हरियाणा के बुजुर्ग सुन रहे हैं चर्चा को। ये हमारी पार्टी का वादा है, ये बीजेपी का वादा नहीं है जो आप उनसे इस बात के लिए सवाल पूछेंगे। ये हमारी पार्टी का वादा है। आप लोग तो चाहते हैं, आप लोग अगर बहुमत के साथ होते तो हो जाता, लेकिन अब बीजेपी के साथ है तो नहीं हो पा रहा है। मिनिमम प्रोग्राम बताओ। मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि जब दो दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो दो मैनिफेस्टो की कॉपी आपके सामने रखी होती है, उनको लागू करने की बात आप दोनों से अगर आप करेंगे तो क्या मैं आपको माफी के साथ बार बार मैं आपको टोक रही हूँ सर, लेकिन अब जब भी कहा जाता है कि चुनाव में जाने से पहले 5100 रुपए करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? एक साल बचा के ये अगला सवाल एक साल में कितना बढ़ा देंगे? नहीं, आपने जब कह दिया कि हम तो बहुमत में नहीं आए तो मैं आपकी बात को भी एक बार के लिए ठीक मान लूंगी, लेकिन अब तो पता है आप लोगों को कि आप लोग बहुमत में नहीं हैं, तो अब भी ये कहना बार बार कि 5100 रुपए करेंगे, तो अब तो आप लोगों को जानकारी है कि आप लोग बहुमत में नहीं है, गठबंधन में है। दोनों घोषणा पत्रों पर बात होगी, उन पर चर्चा होगी। बताइए। मैं पहली बात मेरी पूरी करूंगा एक बार कि जब दो दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो दो मैनिफेस्टो की कॉपी आपके सामने रखी होती है जो दो दलों ने किए हुए होते हैं, और अगर आप उनसे डिमांड करेंगे कि दोनों के मैनिफेस्टो की दोनों के काम पूरे हो जाएं तो क्या आप उसके साथ कोई प्रोविजन दे रहे हैं कि प्रदेश का बजट दोगुना हो जाए? क्या उसके साथ टैक्स डबल हो जाने चाहिए? एक्साइज ड्यूटी, वैट, जीएसटी डबल हो जाना चाहिए? क्योंकि कोई भी जो काम होगा वो होगा तो टैक्स कलेक्शन से ही। वैसा तो हमने एक भी काम नहीं किया, 1% भी काम नहीं किया उनमें से कोई सा भी। एक भी चीज का बजट ये नहीं कि दो दल चला रहे हैं तो दोगुना ले लिया जाए लोगों से, ऐसा कुछ हुआ है कोई हरियाणा में? अब वादा क्यों किया जा रहा है? क्या फिर जनता को भ्रमित किया जा रहा है? जनता को भ्रमित नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा, ना पहले किया ना अब। जननायक जनता पार्टी का ये वादा है और हमारा इरादा है, हमारी सोच है कि हरियाणा के बुजुर्गों को हम 5100 रुपए बुजुर्ग सम्मान भत्ता दें। सर क्या अगले साल तक बजट डबल हो जाएगा क्या अगले साल तक? हरियाणा के दीप कमल जी, मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ, दर्शक भी नहीं समझ पाएंगे, क्या अगले साल तक बजट डबल हो जाएगा गठबंधन में होने के नाते दोनों पार्टियों के लिए? हमारी पार्टी का प्रयास ये फिर से, ये पहले भी चुनावी वादा था, ये एक बार फिर से चुनावी वादा, ये चुनावी बात हो जाएगी? वो आगे जब चुनाव आएंगे तब उस बारे में बात करेंगे, लेकिन हमारी पार्टी का ये वादा है और ये इरादा है। इसके लिए जो करना होगा वो हम करेंगे, ये हमारा लोगों से वादा है। वादा अकेले जेजेपी की पार्टी की सरकार बनने पर था, लेकिन उसके साथ हम अभी भी प्रयासरत हैं। जो जहां तक पहुंच पाएगा, जितना कर जाएंगे। और जेजेपी की सरकार जिस दिन अकेले बनेगी आप देख लेना, 5100 रुपए आपके गांव के बुजुर्गों को मिलेंगे, मेरे गांव के बुजुर्गों को मिलेंगे। कभी आप लोग कहते हैं चुनाव में जाने से पहले कर देंगे, कभी आप कह रहे हैं कि जब सरकार बनेगी तब कर देंगे। मैंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा अकेले सरकार बनेगी तो अब इंतजार करें कि आप लोगों की अकेले सरकार बनेगी तब होगी 5100 रुपए। मैं कह रहा हूं कि हमारा प्रयास रहेगा कि हम इसको अधिकतम तक लेकर जाएं। 5100 रुपए बुजुर्गों को, विधवाओं को और विकलांगों को पेंशन देने का हमारा वादा भी है और इरादा भी है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।
जब हो जाएगा तब आपको और हमें पता ही चलिए। हालांकि इसी टॉपिक पर बात करने के लिए समय कम है, लेकिन अत्रे जी आपने सुना दीप कमल जी को? ज्योति जी देखिए ऐसा है ज्योति जी, दो बातें हैं इसके अंदर। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि सरकार बनने पे हम हरियाणा के जो प्राइवेट उद्योग है 70% हरियाणा के युवाओं को उसमें रोजगार देने का प्रावधान करें। जेजेपी ने वायदा किया था कि हम 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान करें। तो जब दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ तो ये डिसाइड कर लिया गया कि साहब आप वाला जो 75 है ये भी फिजिबल है और ये किया जा सकता है, तो इसलिए आप वाली शर्त को हमने उठा लिया। हम 75% आप लोगों ने पेंशन को लेकर कितना 3100 किया था? तो 3100 और 5100 में से क्या 5100 को चुनेंगे आप लोग चुनाव में जाने से पहले? नहीं, देखिए सुनिए, हमने वायदा किया था 3100 रुपए का। जेजेपी ने 5100। देखिए हर राजनीतिक दल वायदा करता है, हर राजनीतिक दल ये कहता है कि मेरी सरकार बनी तो मैं ये करूंगा। महत्वपूर्ण चीज ये है कि आपके प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उस आर्थिक स्थिति के अनुरूप आप कदम उठाते हैं। और जब दो राजनीतिक दल आपस में गठबंधन करते हैं, जैसे कि थोड़ी कुछ आपकी कुछ हमारी, इस तरह के आपस में निर्णय हो जाते हैं जिस मिनिमम प्रोग्राम का। ठीक है सर, पेंशन को लेकर उसमें 3100 कर देंगे। पेंशन को लेकर हमने काफी बात की। ज्योति जी संदीप गोयल जी बोलिए, आप काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्योति जी मैं काफी देर से बुढ़ापा पेंशन के इशू को लेकर बीजेपी और जेजेपी के प्रवक्ता साथियों को सुन रहा था। जेजेपी ने कहा हमने जनता से ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनी, तो वादा तो इन्होंने जनता से ये भी किया था कि बीजेपी को यमुना पार करेंगे। आज क्यों इनकी गोदी में बैठे हैं? दूसरा वायदा जो बीजेपी के मेरे साथी कहते हैं, इन्होंने कहा था कि 10% पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। ज्योति जी आप रिकॉर्ड की बात है, पिछले साल का डाटा उठा लीजिए, पिछले साल बुजुर्गों की, विधवाओं की, इनकी पेंशन में 10% की कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। यही मैंने क्वेश्चन रेज किया था कि 3000 रुपए प्रति लाभार्थी को एक साल का नुकसान मौजूदा सरकार ने किया। इन्होंने पिछले साल कोई बढ़ोतरी नहीं की। जब सरकार आई तो 2250, फिर 2500 और बीच का तीसरा साल खा गए। आगे के लिए 2023 से करेंगे 2750 देंगे। आप ये उत्तर दीजिए प्रवीण अत्रे जी कि आपने पिछले साल का 250 रुपए प्रति नहीं सर, अब आगे बढ़ना होगा। बजट कितना बड़ा है, अगर कुछ प्रमुख बिंदुओं पर भी हम बात कर पाए तो चर्चा हमारी सार्थक होगी। जो दीजिए मैं उत्तर दे देता हूं। मुझे इस बात का भी पता है कि अगर हम एक बात पर जाएंगे तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ मेन पॉइंट पर हम बात कर लें। संदीप जी अगर मैं आपके गणित के हिसाब से तो आपके गणित के हिसाब से वायदा खिलाफी करना तो इनका एक एजेंडा है, इनका ठगबंधन है। इन्होंने जनता से कोई मतलब नहीं। 3000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा जनता से हमने तो खजाने में छोड़ के गए थे पैसा, आप लोगों ने तो कर्जवान बना दिया। हमने खजाने के अंदर पैसा छोड़ के गए थे, आपने हर हरियाणवी को 1.25 लाख के करीब कर्जदार कर दिया। खरीदा, एक साल को अगर छोड़ दिया जाए तो आपने कितना नुकसान किया प्रदेश के किसान का? जो फायदा अरे भैया हमने खूब खरीदा, हमने तो अन्य प्रांतों का भी बाजरा खरीदा था। आप शायद बाजरा नहीं उगाते प्रवीण अत्रे जी, आपके यहाँ बाजरा नहीं होता। हमारे यहाँ बाजरा का चौटाला साहब ने एक दाना बाजरे का खरीदवाया था। सरकारी खरीद बंद कर दी थी। आपकी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में सरकारी खरीद बंद कर रखी थी। चौटाला साहब ने एक दाना बाजरे का अपने सरकार से खरीदवाया था। आप क्या बात करते हैं, टीवी चैनल पर बैठ के झूठ बोलते रहते हो। आप जनता के सामने झूठ बोल सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते जनता को। जनता को पता है बाजरा की खरीद चौटाला साहब ने एक दाना खरीदवाने का काम किया था। आप कितने नहीं है, और हमने खजाने के अंदर कई करोड़ रुपए छोड़ के गए थे। आपने तो प्रदेश को कर्जवान बना दिया। आपने तो 35,000 करोड़ 200 प्रति साल उसमें जमा कराओगे। 20% आपका जमा खर्च में चला जाता है कर्ज अदायगी में। खरीद रहे हैं, हमें क्या बात रहे हो आप? चलिए आप दोनों प्लीज आप सुनिए अभी, क्योंकि देखिए हम लगभग रोजाना की डिबेट में इस तरह से देखिए चिल्लाचिल्ली होती है, लेकिन आज कम से कम बजट पर नहीं। प्रवीण अत्रे जी आज बजट पर नहीं सर, आज देखिए बहुत सारी बातें हैं जिन पर चर्चा करनी है और टाइम बहुत कम है। संदीप गोयल जी फिर ऐसे नहीं चलेगा। संदीप गोयल जी ऐसे नहीं चलेगा सर, आप सवाल नहीं सुन रहे, नहीं आप चर्चा को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। संदीप गोयल जी ऐसे नहीं चलेगा। अत्रे साहब आप भी सुने, प्रवीण अत्रे जी आप भी सुने, मनीष कटारा जी आप थे फोन लाइन पर। देखिए कब से नहीं, ये कांग्रेस के साथ नाइंसाफी हो गई। कांग्रेस को बहुत टाइम से टाइम नहीं मिला, देखिए कब से इंतजार कर रहे हैं। खटाना जी, SYL को लेकर एक बार फिर से बजट रखा गया है। पहले 100 करोड़ था, जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के पक्ष में आया राष्ट्रपति रेफरेंस पर, इस बार 101 करोड़ कर दिया गया। ज्योति जी बजट रखा गया है, लेकिन उसको अमली जामा कौन बनाएगा?
बजट रखा गया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। बाकी बजट कम कर दिए गए, वो सरकार के संज्ञान में, आपके संज्ञान में है, सामाजिक न्याय का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। लेकिन मेरी एक छोटा सा प्रश्न है बीजेपी के प्रवक्ता से। बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं सुन रहा था। शायद ये सरकार का 9वां बजट है और इस 9 साल के बजट में सरकार जहाँ से पूरा रेवेन्यू हरियाणा का गुड़गांवा चलाता है, 60% से ज्यादा का रेवेन्यू शेयरिंग हरियाणा में गुड़गांवा का है। गुड़गांवा का हॉस्पिटल आज 9 साल से जर्जर हालत में है। 9 साल से उसकी ईंटें गिरी हुई है, वहाँ पर रिनोवेशन के नाम पे 9 साल से वो। अरे ये बजट पढ़ लेते, 700 बेड का हॉस्पिटल गुड़गांव में बनेगा। गुड़गांवा का बस स्टैंड आज जिस दिल्ली में है, पढ़ते जो बस स्टैंड जहाँ शहर के अंदर उपेंद्र जी हुड्डा जी बिना पढ़े 0 नंबर दे देते हैं, प्रवक्ता बिना पढ़े डिबेट में आ जाते हैं। 700 बेड का आधुनिक सबसे बड़ा हरियाणा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है गुड़गांव में। बिल्कुल बिल्कुल ये घोषणा की गई आज, उठाकर देख लेते हैं। अपने शहर का तो पढ़ देते हैं, तो आपने बोलना नहीं है। 700 बेड का हॉस्पिटल नहीं, मैं किसके बीच में बोला हूँ? आप गुड़गांव का मैं बोल रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप पढ़ तो लेते हैं। हुड्डा साहब शेर सुना देते हैं, चुटकुला सुना देते हैं। आप सामने ऐसा सवाल उठा रहे हैं जो इसके अंदर लिखा हुआ है 700 बेड का हॉस्पिटल मंजूर कर लिया है। कल इनको सिविल हॉस्पिटल की रिपोर्ट, ये हाल है कांग्रेस का। बेड का हॉस्पिटल और जो कांग्रेस का ये हाल है, कांग्रेस प्रवक्ताओं का ये हाल है। गुड़गांव के अस्पताल का 700 बेड का हॉस्पिटल मेट्रो 9 साल से खड़ी है। पढ़ लो एक बार आप बात कर रहे हैं, कौन सा बजट बढ़ा दिया? क्या 9 साल में हरियाणा के लिए क्या कर दिया? तो मेट्रो को लेकर भी तो ऐलान किया गया है, हॉस्पिटल को लेकर भी ऐलान किया गया है। वही तो कह रहा हूँ, बजट में पहले इन्होंने पढ़ा नहीं, इनसे एक लाइन पूछ लीजिए, बजट की कोई एक घोषणा पूछ लीजिए जो हाँ ये घोषणा कौन सा काम किया? एक भी लाइन नहीं पढ़ी इन्होंने बजट की। बताए सरकार एक काम बता दे कि जमीन पे हमने नहीं। दीप कमल जी भी कई बार कहते हैं, खटाना जी, महीनों लग जाते हैं बजट को तैयार करने में और 2 से अधिक घंटे सीएम को पढ़ने में लग गए। अगर बिना पढ़े उसमें केवल कमी निकालने के लिए कमी निकालेंगे, बिना आंकड़ों के, बिना किसी रिसर्च के, तो ये तो गलत बात होगी। ज्योति जी, ना मैं आंकड़े की बात कर रहा हूँ, ना मैं तो आंकड़ों की तो बात नहीं कर रहे हैं ना आप। ये करेंगे नहीं, आंकड़ों की बात करेंगे ही नहीं। आंकड़ों की बात करोगे कैसे? आप पढ़े हो तो आंकड़ों की बात करोगे आप। मैं ज्योति जी, मैं हरियाणा का एक साधारण सा आदमी हूँ। मैं एक साधारण सी बात बीजेपी के बहुत बड़े साधारण की बात आपको बता दो कि गुड़गांव में 700 बेड का पार्टी के प्रवक्ता हो, आप प्रवक्ता के तौर पर हो, आप साधारण मत बनिए। क्या मेट्रो का एक पिलर बढ़ा? क्या अरे बजट पढ़ लेते भाई, पता लग जाता है कि मेट्रो के लिए कुछ हुआ? सरकार ने जो नाम बदले, गुड़गांव से गुरुग्राम करा, हुड्डा से मेट्रो लिंक बढ़ाने का ऐलान हुआ के, मेट्रो को लेकर भी ऐलान हुआ के, हॉस्पिटल को लेकर भी ऐलान हुआ के। गुरुग्राम में सवारी, गुरुग्राम के लिए तो काफी ऐलान है सर। एक चीज जोड़ देता हूँ, 2011 में मेट्रो को परमिशन मिली थी, 4 साल के अंदर 4। चलिए दीप कमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक चीज जोड़ देता हूँ, ये जो एक मिनट खटाना जी, एक मिनट रुक जाओ आप। अब आप थोड़ा सा सरकार बनाएंगे और हम इसको अमली जामा पहनाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ ऐलान कर सकते हैं। अगर अमली जामा पहनाना है तो वो हुड्डा साहब कर सकते हैं, इनके पास ऐलान के अलावा कुछ नहीं। ठीक है, अमली जामा भी कोई बात नहीं, पहना लीजिएगा। थोड़ा सा सुन लो आप। आपको गुड़गांव की बड़ी चिंता है, मैं गुड़गांव के बारे में सिर्फ 2-4 लाइनें आपको बता देता हूँ। 3 रेलवे लिंक इस बजट में मंजूर किए गए, उनमें से 2 गुड़गांव के हैं। एक रिजांगला चौक से IGI एयरपोर्ट तक और दूसरा साउदर्न पेरिफेरल रोड से पचगांव तक, ये दोनों गुड़गांव में है। 700 बेड का अस्पताल गुड़गांव में इस बजट में घोषित हो गया है, बजट हो उसके लिए मंजूर कर लिया है। जिस अस्पताल की आप बात कर रहे हो, गुड़गांव में 10,000 एकड़ पर जंगल सफारी बजट के अंदर शामिल कर लिया गया है। गुड़गांव में 26 एकड़ पर हेली हब इस बजट के अंदर मैंने मंजूर कहा कर लिया गया है। गुड़गांव के लिए काफी चीजें हैं। एक बात गुरुग्राम के लिए काफी चीजें हैं बजट में। बस एक बात और, इन्होंने बस स्टैंड के, गुड़गांव के बस स्टैंड का जिक्र किया। वैसे तो हरियाणा में 6 बस स्टैंड मंजूर हुए हैं, लेकिन गुड़गांव का जो बस स्टैंड है वो बस टर्मिनल दिल्ली जैसा ISBT और सराय का लिखा है, उतना बड़ा बस स्टैंड गुड़गांव में मंजूर हुआ है। पढ़ तो लेते एक बार मनीष खटाना जी, थोड़ा सा तो अपनी पार्टी का सम्मान बता दीजिए। थोड़ी बात तो ऐसी कह लीजिए जो इसका कोई तर्क बनता हो। गुड़गांव भरा पड़ा है बजट में, गुड़गांव भरा पड़ा है बजट में, मैं कह रहा हूँ। आपकी पार्टी का सफाया हो जाएगा। गुड़गांव तो भरा पड़ा है सरकार ने गुड़गांव में।
ऐलान की बात नहीं कर रहे हम। तो बजट में तो जनाब ऐलान ही होंगे। बजट में तो ऐसा है नहीं कि बजट भाषण पढ़ते पढ़ते उनको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए। घोषणाएं तो 75%। तो आप ये कहें फिर कि घोषणाएं जो की गई हैं आप लोगों को यकीन नहीं कि उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। आप ये ना कहें कि बजट में कुछ है ही नहीं। ज्योति जी, ये घोषणाएं हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, लोगों को दिखाए जा रहे हैं। 8 साल से हर बजट में ऐसे ही सपने तो कांग्रेस में बैठ के आप देखते हो, तो कांग्रेस ही देख रहे हैं। आप ये प्रचार कर रहे थे वो अगर एक कहावत होती है ना कि आंखें मूंद लेना, आंखें मूंद लेने का भूतर सोचता है कि बिल्ली ने की सरकार है, ये घोषणाओं की सरकार है। मैं तो पहले शुरू से कह रहा हूँ ये ऐलान की सरकार है। ऐलान करने से क्या हो रहा है? इनकी परेशानी देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा है। जैसे कांग्रेस के मित्र झलपटा रहे हैं ना, हुड्डा साहब, इनको उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बजट आता होता है। अच्छा मनीष जी, एक बार हुड्डा साहब पे एक बात, मनीष जी एक बार, हुड्डा साहब जैसे हाउस में चुटकुले सुनाते हैं, शेर सुनाते हैं, संदर्भ सुनाते हैं, वैसा एक संदर्भ ये है कि बिल्ली को देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है कि बिल्ली मेरे को नहीं देख पा रही, जबकि आंखें कबूतर ने बंद करी हुई होती है। आप लोग बजट पढ़ नहीं रहे हो और ये सोच रहे हो कि सब चीजें होंगी नहीं, आप पढ़ना नहीं चाहते और सोच रहे हो कि ऐसा हुआ ही नहीं है, ऐसी घोषणा नहीं हुई है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं। आप जैसे कांग्रेस के जो कबूतर हैं उनके आंख मूंद लेने से बिल्ली का खतरा नहीं चलने वाला। आपकी पार्टी पर जो खतरा मंडरा रहा है वो तो है, आंखें मूंद कर बैठे रहोगे, उससे हकीकत थोड़े बदल जाएगी। चलिए सर, हम चर्चा को आगे ले जाए। मैंने इसराइल को लेकर सवाल पूछा था, आप गुरुग्राम पर ही आ गए मनीष जी, और उसमें भी आपने बहुत निराश किया कि आपको जानकारी नहीं थी, आप रिसर्च करके नहीं आए। ज्योति जी 60% रिवेन्यू गुड़गांव देता है पिछले 8 साल से। घोषणा बता दो। चलिए मैं इसराइल पर ही बात करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए ये दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन है और बेहद महत्वपूर्ण है हरियाणा के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। राजेंद्र जी, नहर निर्माण के लिए तो सीएम बात कर रहे हैं कि पानी मिले, कब मिले, क्या स्थिति है पंजाब में, वो बात की बात है, निर्माण कम से कम हो, लेकिन पंजाब निर्माण के लिए तैयार नहीं। बार बार बजट रखना इसराइल निर्माण को लेकर, क्या ये सरकार की मंशा को जाहिर करता है, या फिर नहर निर्माण की दिशा में कोई कदम नहीं, कहने को ये कि हम बजट रख रहे हैं हर बार? वही ऐसा है कि बजट तो इसलिए रखते हैं कि ताकि आशाती दौर टूटे नहीं और लोग उम्मीद करते रहे कि सरकार करेगी। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ जब 2016 में ही ये फैसला आ गया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के हम तो एप्लीकेशन लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से ही बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि लगातार कि लाइए हम ऑर्डर करते, वो कहते नहीं हम कोर्ट के बाहर समझौता कर लेंगे। फिर बातचीत हो रही है, तो लगातार ये हो क्या रहा है? तो ये तो ऐसा ही हो रहा है कि दो पार्टियां आसमान में पतंग उड़ा रही है और थोड़ा बहुत टच करती है और वापस अलग हो जाती है और उड़ाती रहती है, लोगों को उड़ाती रहती है। लोगों को लगता है कि पतंग उड़ रही है, अब बस जल्दी पतंग कटने वाली। तो ये जो सरकार किस तरह से कहते हैं कि उम्मीदों से जुड़े हुए हैं, लोग उम्मीदों से जुड़े रखो, तो ये है कि अब इतने समय से लेके पिछले कार्यकाल से लेके अब तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने जब क्लियर फैसला कर दिया, सब कुछ हो चुका, फिर इसके बाद क्यों नहीं हो पा? जबकि पंजाब में भी इनकी सरकार थी, अकाली दल की, उस समय सहयोगी दल की, और सेंट्रल में तो थी। फिर तो वो कहने लगे कि हम दूसरे अल्टरनेटिव रास्ते खोज रहे हैं, पाकिस्तान पानी जा रहा है उसको रोकेंगे, और ये तमाम जो है रेणुका बांध, अखबार बांध और ये बांध बना रहे हैं, इससे पानी की पूर्ति करेंगे। तो यह है कि ईमानदारी से एक संकल्प शक्ति के साथ और इच्छा शक्ति के साथ SYL का निर्माण करवाना चाहिए। तब तो अगर ये करवा देते हैं तो इनका स्वर्णाक्षरों में नाम दर्ज हो जाएगा, वो ऐतिहासिक काम हो जाएगा जी। ये प्रवीण अत्रे जी, हम भी सालों से इसराइल को लेकर डिबेट कर रहे हैं, सालों से आप भी पैनल पर होते हैं, ये केवल बजट रख देना काफी है क्या? कहीं हम ये सवाल उठा सकते हैं कि इच्छा शक्ति की कमी है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है? ज्योति, हमें विषय को समझना पड़ेगा, क्योंकि मामला कोर्ट में है और कोर्ट में मामला क्यों है हमें ये भी समझना पड़ेगा। जिस वक्त 2004 के अंदर पंजाब की कांग्रेस सरकार ने जल समझौते रद्द किए थे, वो विषय गया था प्रेसिडेंट साहब के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट की जब तक साइन नहीं होंगे तब तक वो कानून नहीं बन सकता, हम सभी जानते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने उसको भेज दिया पीठ के पास सलाह देने के लिए कि बताइए कि क्या ये कानून सम्मत है या संविधान सम्मत है या नहीं। 2016 जिस निर्णय की बात कर रहे हैं हमारे जादौन जी, तो पीठ ने ये कहा कि पंजाब सरकार को कोई अधिकार नहीं है इस तरह का कानून बना के जल समझौते रद्द करने का। और जो 2004 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश था वो एज इट इज स्टैंड रहेगा। वो आदेश क्या था कि पंजाब नहर का निर्माण करे।
उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब में जो सरकार, पंजाब के लोगों ने, पंजाब की सरकार ने नहर को पाटना शुरू कर दिया। तो हरियाणा सरकार के पास ये ऑप्शन था कि वो तुरंत सुप्रीम कोर्ट जाके ये शिकायत करे कि पंजाब सरकार ऐसा कर रही है, तो वो स्टेटस को हो गया, यथास्थिति। अब हरियाणा सरकार क्या करती? हरियाणा सरकार ने एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में कि आपने ये तो कह दिया कि 2004 वाला ऑर्डर जो है स्टैंड करना है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाइए, मतलब एग्जीक्यूशन करवाइए उसकी। ये विषय इस वक्त कोर्ट के अंदर है। कोर्ट आदेश देगा कि हाँ नहर का निर्माण कौन करेगा, कौन सी एजेंसी करेगी, ये सब कोर्ट ने आदेश देना है। और जिस दिन किसी एजेंसी की ड्यूटी लगा दी गई, अदालत ने तो दोनों राज्यों को बात करने के लिए भी तो कहा है ना। हर बार जब भी सुनवाई होती है दोनों राज्यों के सीएम, मान साहब के साथ भी सीएम बैठक कर चुके हैं, पहले कैप्टन साहब के साथ भी बैठक हो चुकी है। जी 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 जी, वो कोर्ट का प्रयास ये है कि अगर दोनों प्रदेशों के सीएम बैठ के म्यूचुअली आपस में ये फैसला कर ले कि नहर का पंजाब निर्माण कर दे, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। कोर्ट ने तो ये भी कहा कि आप आपस में बैठ के डिसाइड कर लीजिए, वरना हमें इसमें कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन बातचीत से कोई बात नहीं बन पाई है और बनती नजर नहीं आ रही है। पंजाब का जो देखिए, पंजाब का रुख जो एडामेंट है वो एक्चुअली वो पंजाब की अपनी राजनीति है, वो लगातार एडामेंट हुए हैं, हरियाणा का हक देना नहीं चाहते हैं, तरह तरह के तर्क करते हैं, लेकिन हम इसीलिए माने सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि आप एग्जीक्यूट करवाइए। ठीक है सर, मैं अभी टाइम कम है, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हालांकि उम्मीद की जाती है कि केंद्र मध्यस्थता करे, क्योंकि राज्य सरकार तो, पंजाब तो कभी नहीं कहेगा कि हमारे पास पानी है, क्योंकि वहां बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा है जैसा हरियाणा में। दीप कमल जी, नौकरियों पर हमने, ठीक है सर, टाइम बहुत कम है अभी, आखिरी कमेंट सबके होंगे। दीप कमल जी, हालांकि हमने नौकरियों को लेकर पहले भी बात की, लेकिन 65,000 नौकरियां देना ये एक बहुत बड़ा वादा, बड़ी घोषणा है। आप फिजिबल मान रहे हैं उस टाइम, जबकि विपक्षी आरोप लगाता है कि भर्तियां अदालत में चली जाती हैं या पेपर लीक हो जाते हैं या ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती युवाओं को? देखिए, सरकार ने अपनी तरफ से एक प्रतिबद्धता जाहिर की है कि अगले साल के अंदर 65,000 ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां HSSC के जरिए निकाली जाएंगी और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे रोजगार भी हो सकते हैं जो आने वाले समय में सृजित होने हैं, जो कुछ लोग रिटायर होने हैं, वहां पर पद खाली होने हैं, उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब वो 1 साल के अंदर पूरी हो या उससे अगले साल में पूरी हो, लेकिन इस साल के अंदर ये सभी जो पद हैं इनका विज्ञापन हो जाएगा, इनकी घोषणा हो जाएगी और युवा उसमें आवेदन कर लेंगे। लेकिन अगर कुछ चीजें किसी पेपर लीक की वजह से या अदालत में जाने की वजह से अगर लंबित होती है, तो उसमें जो देरी लगती है वो सरकार के लिए भी मजबूरी बन जाती है। उन सारे पहलुओं पर भी मुझे लगता है कि हमारी सरकार को और बाकी सभी लोगों को ध्यान देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम कम लगे, थोड़ा सा जल्दी हो जाए चीजें। तो अगर कुछ साहब बहुत जल्दी, केवल एक वाक्य, मुझे वाइंड अप के लिए कमांड मिल रही, केवल एक वाक्य। ये जो देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि मामले कोर्ट में जाके फंस जाते हैं, ये जाते नहीं है, इनको कुछ लोग जानबूझ के ले जाते हैं, ये गैंग है पूरा। इसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी शामिल है। जब EWS रिजर्वेशन का विषय आया तो वही लोग गए थे उसमें भी। ये एक षड्यंत्र के तहत करने का प्रयास होता है। इस सरकार की एक भी नौकरी कोर्ट ने रद्द नहीं किया आज तक, ऐसी बात समझिए आप। ठीक है, और ये षड्यंत्र होता है। लेकिन आखिरी कमेंट अभी नैलो से जी, गोयल जी, सीएम ने बहुत सारे सुझाव लिए, बहुत लोगों से बात की, काफी टाइम भी लगा बजट को तैयार करने में। आप क्या कोई एक भी बात अच्छी नहीं लगी नैलो को? और ईमानदारी से अगर आप नंबर देना चाहें, 10 में से कितने नंबर देगी नैलो बजट को? देखिए ज्योति जी, इनेलो पार्टी नंबर देने पर नहीं आती, नंबर देगी हरियाणा की जनता। और जनता क्या है? समाज। अगर जनता ने ये देख लिया कि मौजूदा बजट में सामाजिक सेवाओं के अंदर, जैसे शिक्षा, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, अन्य सेवाओं के मदों में जिस प्रकार बजट में कटौती की है, तो मुझे नहीं लगता कि समाज, जिस प्रकार सामाजिक सेवाओं में बजट में कटौती की गई है, तो मौजूदा सरकार को कोई 2 नंबर भी दे पाएगा। क्योंकि मौजूदा सरकार ने वो सामाजिक सेवाएं जो एक वेलफेयर स्टेट का एक आधार होता है, जो जनता को सुविधाएं देता है, वो सुविधाएं देने में जब आप बजट ही घटा दोगे तो वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। तो समाज उस चीज को नकारेगा। आपने डायरेक्टली 2 नंबर दे दिए आपने। करे तो एक, मैं तो कहूंगा कि अच्छा ही नहीं होगा। ठीक है, मनीष केटाना जी, आप लोगों को केवल इतनी शिकायत है कि ठीक है घोषणा हो गई, ऐलान कर दिए गए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर पाती है सरकार। इंप्लीमेंट हुडा सा भी करेंगे? देखिए, ये सच्चाई है ज्योति जी की इम्प्लीमेंट सरकार ने ना आज तक किया है, ना सरकार कर सकती है। मैं बहुत छोटी सी बात कहता हूँ कि सरकार ने जो बजट पेश किया है, सरकार ने जितनी घोषणाएं की है, अगर सरकार उसका 10% भी काम कर जाएगी तो हम मान जाएंगे कि वास्तव में सरकार शाबाशी के लायक है, वास्तव में कामयाब सरकार है। क्योंकि 10% भी काम नहीं कर पाएंगे घोषणाओं जितनी होनी चाहिए। 10%। और जो मेरे भाई गैंग की बात कर रहे थे,
में कांग्रेस का गैंग, तो गैंग तो वो लोग गैंग में शामिल थे जिन्होंने 750 किसान हरियाणा की और दिल्ली की सड़कों पे शहीद करवा दिए। वो कौन सी गैंग थी? वो कौन सी गैंग थी जो टीवी पे आके माफी मांग के कृषि कानून वापस ले गए? तो भारतीय जनता पार्टी जो है कह रही है कि जो खट्टर साहब ने सुझाव दिए, तो ये रिवाज भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये लोग कभी किसी से सुझाव लेते नहीं है, सिर्फ ऊपर से आदेश देते हैं। सुझाव लेने वाले ये मन की बात करते हैं, इन्होंने कभी जन की बात नहीं सुनी। तो मेरे भाई जो गैंग की बात कर रहे हैं, इस देश में कौन गैंग चला रहा है, कौन किस गैंग से है, वो हरियाणा प्रदेश की जनता अच्छे तरीके से जानती है। बाकी आपका बहुत लुभावना बजट है, बहुत बढ़िया बजट है, बहुत सुहावना बजट है। अगर आप इस बजट पे 10% भी काम कर पाए, कांग्रेस को नहीं लुभा पाया, लेकिन अब इनको थोड़ा सा पता चल गया कि गुड़गांव के लिए क्या क्या होने वाला है, इसलिए क्या संभावना है। 8 साल से देख रहे हैं करेंगे सर, गुड़गांव के लिए करेंगे, मनीष जी सारी चीजें करेंगे, गुड़गांव के लिए करेंगे। अत्रे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं केवल संदीप जी की एक बात पे कहना चाह रहा हूँ। इन्होंने सामाजिक न्याय के ऊपर चिंता जाहिर की है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, अगर जो बुढ़ापा पेंशन सरकार बढ़ा देती है, उसका जो आय का दायरा बढ़ा देती है, वो भी सामाजिक न्याय का विषय है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवा सामाजिक सुरक्षा के लिए तो अच्छा बजट रखा गया है। अगर ये फैक्ट गलत है, और सबसे बड़ी बात है, 700 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा जाएंगे। ठीक है सर, ये बजट पर चर्चा हम जितनी भी करें उतनी ही कम है। बजट पर हम जितनी भी चर्चा करें उतनी ही कम है, और जितने भी समय के लिए करें उतना ही कम है। लेकिन हमने प्रयास किया है कि मुख्य मुख्य जो बातें हैं, जो डायरेक्टली लोगों से जुड़ी हैं, उन पर हम चर्चा करें। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा की हमने कि कैसा रहा बजट। आप पहली नजर में देखते हैं, आपको लगेगा कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, लगभग सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए ऐलान किए गए कि किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाता है, इस पर प्रदेश भर की निगाहें बनी रहेंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।